नमस्कार। चलिए आज एक रिपोर्ट को समझते हैं जो बताती है कि जब आम नागरिक चुप रहते हैं तो उसके कितने गहरे, कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। और ये सिर्फ कुछ न कहने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चुप्पी के असर के बारे में है जो पूरे समाज को बदल कर रख सकती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी मामले में कुछ ना कहना, मतलब चुप रहना, एक सेफ या न्यूट्रल ऑप्शन है। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? आज का ये विश्लेषण इसी आम धारणा को चुनौती देता है। इस रिपोर्ट का कहना है कि मौन सिर्फ एक खालीपन नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव फोर्स है, एक सक्रिय शक्ति है जो मौजूदा हालात को मजबूत करती है, अन्याय को सही ठहराती है और अक्सर अनजाने में जुल्म करने वाले का ही पक्ष ले लेती है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले इसके दार्शनिक आधार को समझते हैं, ताकि ये पता चल सके कि चुप रहना नैतिक रूप से कितना सही है या कितना गलत। एडमंड बर्क का ये क्लासिक तर्क ये बताता है कि जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते तो वो भी बुराई में एक तरह से भागीदार बन जाते हैं। मतलब चुप रहकर अच्छे लोग अनजाने में ही गलत ताकतों को जीतने का एक मौका दे देते हैं। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि डॉक्टर किंग कैसे न्यूट्रलिटी को, यानी तटस्थता को, सीधे तौर पर जुल्म करने वाले का पक्ष लेने के बराबर मानते हैं। उनका मानना था कि जब सही और गलत की लड़ाई चल रही हो तो बीच में खड़ा होना असल में अत्याचारी के साथ खड़ा होना है। और ये इस विचार को तो बिल्कुल साफ कर देता है कि मौन कोई पैसिव स्टेट, मतलब कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि ये मौजूदा हालात के पक्ष में लिया गया एक एक्टिव, एक सक्रिय नैतिक फैसला है। ये एक तरह से बुराई को अपनी मौन सहमति देना है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि दार्शनिक नजरिए से मौन एक न्यूट्रल पोजीशन है ही नहीं, ये एक तरह का समर्थन है। जुल्म करने वाला इस खामोशी को अपनी कार्रवाइयों के लिए एक हरी झंडी के रूप में देखता है। अच्छा, तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। चलिए अब थोड़ा साइकोलॉजी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी शक्तिशाली ताकतें लोगों को अपने बेहतर विवेक के खिलाफ भी चुप रहने पर मजबूर कर देती हैं। ये पहली बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है जो लोगों को बोलने से रोकती है। कभी सोचा है कि जब भीड़ में कुछ गलत होता है तो ज्यादातर लोग चुप क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हर कोई सोचता है कि कोई और कुछ करेगा। तो होता यह है कि जिम्मेदारी कई लोगों में बंट जाती है और अंत में कोई भी एक्शन नहीं लेता, और नतीजा पूरा का पूरा समूह एक तरह से पैरालाइज्ड, यानी लकवाग्रस्त हो जाता है। ये थियरी बताती है कि कैसे समाज का एक कथित मूड असहमति को चुप करा सकता है। लोगों को समाज से बाहर निकाले जाने का डर होता है, इसलिए वे ऐसी कोई भी राय जाहिर करने से बचते हैं जो उन्हें लगता है कि शायद पॉपुलर नहीं है। और यहीं से मौन का वो खतरनाक चक्र शुरू होता है। चुप्पी और ज्यादा चुप्पी को जन्म देती है, जब तक कि बस एक ही नजरिया हावी ना हो जाए, भले ही वो ज्यादातर लोगों का असली विचार ना हो। ये अंतिम मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे नैतिक गुस्से को शांत करने वाली एक पेन किलर दवा की तरह काम करता है। ये लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि सिस्टम जैसा भी है ठीक है, ताकि उन्हें अन्याय को देखकर असहज महसूस ना हो। तो अब तक हमने व्यक्तिगत मौन की बात की। चलिए अब इसे बड़े पैमाने पर सामाजिक गिरावट से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। हैना एरेंट की ये अवधारणा बड़े पैमाने पर हुए अत्याचारों को हम जैसे सामान्य नागरिकों की रोजमर्रा की निष्क्रियता से जोड़ती है। ये दिखाती है कि जब लोग सोचना बंद कर देते हैं और सवाल नहीं पूछते, तो वे अनजाने में भयानक कामों को संभव बना सकते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां जनता की उदासीनता और संस्थागत गिरावट एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं और ये कमजोरी लोगों को और भी ज्यादा निष्क्रिय और निराश बना देती है। ये टेबल बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि कैसे तानाशाही शासन धीरे धीरे ऐसे दांव खेलते हैं जो एक चुप और निष्क्रिय नागरिकता पर ही निर्भर करते हैं। हर एक कदम इतना छोटा होता है कि वो बड़े पैमाने पर विरोध को जन्म नहीं दे पाता और देखते ही देखते लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे सिद्धांत 21वीं सदी में आज की डिजिटल जमाने में कैसे लागू होते हैं, खास तौर पर ऑनलाइन एक्टिविज्म के इस दौर में। ये आज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो भागीदारी का एक भ्रम पैदा कर सकती है। ये हमें महसूस करा सकता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में हमने बहुत ही कम प्रयास किया होता है। यहाँ हम असली एक्शन की तुलना उसके कम मेहनत वाले डिजिटल रूप से करते हैं और ये एक बहुत ज़रूरी अंतर को उजागर करता है। देखिए, असली एक्टिविज्म में जोखिम होता है, प्रतिबद्धता होती है, जबकि स्लैक्टिविज्म सुरक्षित महसूस कराता है
और तुरंत संतुष्टि देता है। तो मतलब साफ है, सिलेक्टिविज्म असल में निष्क्रियता को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि ये बिना किसी जोखिम के भागीदारी की भावना दे देता है, और ये असली कार्रवाई का एक खतरनाक विकल्प बन सकता है। ये रिपोर्ट नागरिक मौन के असर पर इन विनाशकारी निष्कर्षों को सामने रखती है। ये सिर्फ व्यक्तियों को नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को प्रभावित करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो जाती है। और ये हमें एक अंतिम, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, मौन तोड़ने की असली शक्ति और क्षमता के बारे में। अगर चुप रहना मौजूदा व्यवस्था को स्वीकार करना है, तो शायद आवाज उठाना ही बदलाव की शुरुआत है।